कल्पना कीजिए प्रयागराज का एक छोटा सा कमरा है। बाहर कड़ाके की ठंड है या फिर मान लीजिए चिलचिलाती धूप है और अंदर एक छात्र पिछले 3 साल से एक ही कुर्सी पर बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये तो हमारे देश की बहुत ही आम तस्वीर है। बिल्कुल। फिर लेखपाल या पटवारी की परीक्षा का दिन आता है। प्रश्न पत्र में एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, कवयित्री शब्द की सही वर्तनी यानी स्पेलिंग क्या है। अच्छा, और वहीं खेल हो जाता है। हाँ, वो छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ वही लिख देता है जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में बोलता है। हाँ। और बस एक गलत मात्रा, एक गलत उच्चारण और वो उस एक नंबर से चूक जाता है जो उसे नौकरी दिला सकता था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही हताश करने वाला है ना? तो श्रोताओं, हमारे आज के इस नए डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो मास्टर क्लास के नोट्स हैं वे सीधे प्रयागराज से आए हैं, उसी प्रतियोगी परीक्षाओं के महाकुंभ से। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन कोई नियम रटना नहीं है। एकदम सही। आज हम हिंदी व्याकरण के पीछे छिपे उस निर्मम लेकिन बेहद खूबसूरत विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो ऐसे ही लाखों छात्रों का भविष्य तय करता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो ये जो प्रयागराज के कमरे का आपने दृश्य बताया ना, वो बिल्कुल सटीक है। क्योंकि जब हम इन मास्टर क्लास नोट्स के शुरुआती माइंड मैप को देखते हैं तो पहली बात जो स्पष्ट होती है वो ये है कि हिंदी व्याकरण कोई बिखरे हुए नियमों का जंडल नहीं है। मतलब कोई रैंडम चीज नहीं है। एकदम नहीं। ये एक बहुत ही कसा हुआ तार्किक इकोसिस्टम है। इसे एक पूरी इमारत की तरह सोचिए, जहां वर्तनी उस इमारत की नींव है, तत्सम तद्भव उसकी ईंटें हैं और पर्यायवाची उसका विस्तार है और विलोम तथा अनेकार्थी शब्द उस पूरी संरचना को एक संतुलन देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर नींव हिली तो पूरी इमारत का गिरना तय है। तो चलिए इस नींव से ही शुरू करते हैं, वर्तनी, जिसे हम अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। जी, जब मैं इन नोट्स को पढ़ रही थी ना तो मुझे कंप्यूटर कोडिंग का ख्याल आया। मतलब मान लीजिए कि हमारी जो बोली है, हमारा जो उच्चारण है, वो किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, और जो हम कागज पर लिखते हैं वो हमारा फाइनल ऐप है। अब अगर हमारे सोर्स कोड में ही बग है, मतलब हमारे उच्चारण में ही खोट है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारा ऐप यानी हमारी लिखावट सही हो। परीक्षा के पेपर में तो ऐप क्रैश ही होगा ना। बिल्कुल क्रैश होगा। ध्वनि विज्ञान ही वर्तनी का सबसे बड़ा सच है। असल में इन नोट्स में वर्तनी की अशुद्धियों को समझने के लिए 3 चरणों का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक मॉडल दिया गया है। अच्छा, वो 3 चरण क्या है? शुरुआत होती है भ्रम और अज्ञानता से। मतलब जब हमें किसी शब्द की सही ध्वनि पता ही नहीं होती तो दिमाग एक भ्रम पैदा करता है। और फिर ये भ्रम हमें दूसरे चरण की ओर धकेलता है, जो है गलत उच्चारण। और व्याकरण का एक लॉ नियम है, जो आप बोलेंगे वही आप लिखेंगे। हाँ, ये तो है। तो स्वाभाविक सी बात है, गलत उच्चारण का अंतिम परिणाम अशुद्ध लेखन ही होगा। लेकिन एक बात बताइए, मतलब हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर भी आम बोलचाल में इतनी भयानक गलतियां कैसे कर देते हैं? यही तो कैच है। नोट्स में एक रेड जोन शब्दों की सूची है जिन्हें देखकर मैं खुद हैरान रह गई। जैसे हम सब धड़ल्ले से कवित्री बोलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग काम कैसे करते हैं। हमारा दिमाग ना अक्सर ध्वनियों को नहीं बल्कि विजुअल पैटर्न को यानी आकृतियों को याद करता है। विजुअल पैटर्न मतलब कैसे? देखिए, कवि एक बहुत ही आम शब्द है। तो हमारा दिमाग जब उसका स्त्रीलिंग बनाता है तो वो कवि के विजुअल पैटर्न को पकड़कर उसमें त्री जोड़ देता है। ओ, और कवित्री बना देता है। बिल्कुल। जबकि व्याकरणिक रूप से सही शब्द है कवयित्री, क-व-यी-त्री। य पर छोटी ई की मात्रा होती है। बाप रे, मतलब हम तर्क तो सही लगा रहे हैं लेकिन भाषा का गणित गलत कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। इसी तरह मैंने देखा कि एक शब्द है उज्जवल। मैं खुद स्कूल में इसे हमेशा गलत लिखती थी। अच्छा, आप कैसे लिखती थी? मैं एक आधा जा और एक पूरा वा लगा देती थी, उज्जवल। क्योंकि सुनने में तो ऐसा ही लगता है ना। हाँ, और परीक्षक इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि आप अपने कानों पर भरोसा करेंगे। लेकिन उज्जवल की वर्तनी असल में स्पेलिंग का नियम है ही नहीं, वो संधि का नियम है। संधि का नियम? वो कैसे? ये शब्द उत और ज्वल के मिलने से बना है। त आधा है, इसलिए वो आधे ज में बदलता है। अच्छा। और ज्वल में पहले से एक आधा ज है। अच्छा, तो गणित की तरह दोनों जुड़कर 2 आधे ज बनाते हैं, उज्जवल। बिल्कुल, ये पूरा एक समीकरण है। वाकई ये तो सच में गणित का समीकरण है। और वो एक कार्ड वाला उदाहरण है नोट्स में। मुझे याद है मैंने पिछले महीने ही अपने परिवार के एक फंक्शन के कार्ड पर
पूजनीय पिताजी छपवाया था। ओहो। हाँ, और इन प्रयागराज वाले नोट्स के हिसाब से तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ये गलत क्यों है भाई? देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक संज्ञानात्मक जाल है जिसे कॉग्निटिव ट्रैप कहते हैं। हिंदी में दो शुद्ध शब्द हैं। एक है पूजनीय, जिसका मतलब है पूजा करने योग्य। हाँ। और दूसरा है पूज्य, जिसकी पूजा की जाए। दोनों का अर्थ एक ही है। तो फिर पूजनीय कैसे बनो? हमारे दिमाग ने क्या किया, उसने इन दोनों को मिलाकर एक नया हाइब्रिड शब्द गढ़ लिया, पूजनीय, जो कि व्याकरण में पूरी तरह से अवैध है। या तो पूजनीय लिखिए या पूज्य। ओहो, तो मतलब अगर हमें वर्तनी सुधारनी है तो हमें अपने कानों को दोबारा ट्रेन करना होगा। हर अक्षर की ध्वनि को अलग अलग करके सुनना होगा। 100%। खैर, अगर वर्तनी भाषा की नींव है तो अब बात करते हैं उन ईंटों की जिनसे ये भाषा बनी है। मेरा मतलब है शब्दों की विकास यात्रा, यानी तत्सम और तद्भव। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं श्रोताओं के लिए बस परिभाषा स्पष्ट कर दूं। तत्सम यानी तत् प्लस सम, उसके समान, जो संस्कृत से सीधे बिना बदले आ गए, जैसे अग्नि। बिल्कुल। और तद्भव यानी तद प्लस भव, उससे उत्पन्न, जो समय के साथ घिसकर बदल गए, जैसे अग्नि का आग बन जाना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ये शब्द बदले ही क्यों? इसके पीछे भाषा विज्ञान का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी मुख सुख का नियम। मुख सुख। हाँ, इंसान स्वभाव से ऐसा है कि वो बोलते समय अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। संस्कृत एक बेहद परिष्कृत और कसी हुई भाषा थी, लेकिन जो आम जनता थी, किसान थे, व्यापारी थे, उन्हें जटिल ध्वनियों को बोलने में मेहनत लगती थी। तो उन्होंने शॉर्टकट निकाल लिया। बिल्कुल, उन्होंने शब्दों के किनारों को घिसना शुरू कर दिया ताकि वे जीभ पर आसानी से फिसल सकें। हाँ, ये तो समझ आता है कि दुग्ध बोलने में थोड़ा जोर लगता है और दूध कितनी आसानी से मुंह से निकल जाता है ना? लेकिन जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक दुस्वप्न है। मतलब हजारों तत्सम शब्द हैं और उनके हजारों तद्भव रूप। क्या इन नोट्स में इन्हें याद करने का कोई हैक दिया गया है? अरे बिल्कुल, इन मास्टर क्लास नोट्स में रटने से बचने के लिए 5 सुनहरे नियम दिए गए हैं। इन्हें हम एक स्कैनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चलिए इसे खेल की तरह खेलते हैं। मैं आपको नियम बताऊंगा और आप अनुमान लगाइएगा कि शब्द कैसे बदला होगा। अरे ये बढ़िया है, मैं तैयार हूँ, पूछिए। तो पहला नियम है क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष का नियम। जहां भी तत्सम में क्ष आता है, आम लोगों को उसे बोलने में दिक्कत होती थी, तो तद्भव में वो ख या छ बन गया। अब अगर संस्कृत का शब्द है क्षीर, तो तद्भव में क्या होगा? सोचती हूँ, अगर क्ष की जगह ख लगा दूं तो क्षीर बन जाएगा खीर। अरे वाह, ये तो सीधा गणित है। एकदम सही। और इसी तरह क्षेत्र बन जाता है खेत। क्या बात है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है श्र का। तत्सम का श्र तद्भव में आकर साधारण स, सड़क वाला स बन जाता है। तो श्रृंगार का क्या होगा? श्रृंगार हो जाएगा सिंगार। बहुत अच्छे। और श्रावण? सावन। अरे ये तो जादू की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब तीसरा नियम भी ऐसा ही है। श शलजम वाला श बदलकर स हो जाता है, तो श्यामल बन गया सांवला। बिल्कुल। चौथा नियम है श षटकोण वाला श का। ये ध्वनि हिंदी की आम बोलचाल में है ही नहीं, ये सिर्फ तत्सम शब्दों में आती है। अच्छा, सिर्फ तत्सम हाँ, में। तो अगर आपको परीक्षा में कोई शब्द दिखे जिसमें श हो, जैसे कृष्ण या कृषक, तो बिना सोचे समझ जाइए कि वो तत्सम है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और पांचवा नियम? पांचवा नियम है री की मात्रा का। ये जो घृत में नीचे री लगता है ना, ये भी सिर्फ संस्कृत यानी तत्सम का ही हिस्सा है। तद्भव में आकर घृत बन जाता है घी और मृत्यु हो जाता है मौत। तो मतलब अगर हम बस इन 5 ध्वनियों को क्ष, श्र, श, श, री याद रखें तो हम हजारों शब्दों का पैटर्न खुद डिकोड कर सकते हैं। एकदम सही समझे आप। मैंने इन नोट्स के उच्च आवृत्ति डैशबोर्ड में पारिवारिक रिश्तों के नाम भी देखे जो बहुत ही दिलचस्प हैं। मतलब भ्रातृजाया जैसा भारी भरकम शब्द घिसते घिसते भौजाई बन गया। हाँ, और भगिनी बन गया बहन। और शरीर के अंगों में देखिए, अक्षी से आंख बन गया, अश्रु से आंसू, ओष्ठ से ओठ। आप गौर करेंगी कि इन सब में वही मुख सुख या कम मेहनत वाला नियम काम कर रहा है। अश्रु में श्र बोलना मुश्किल था, तो उसे आसानी से आंसू कर दिया। तो अब तक हमने ये देख लिया कि शब्द आसान कैसे हुए, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर भाषा लगातार सरल हो रही थी, लोग आसान शब्द ढूंढ रहे थे, तो फिर हिंदी में एक ही चीज के लिए इतने सारे शब्द क्यों हैं? मतलब
पानी के लिए पानी काफी था ना, फिर जल, नीर, वाली, तोय, इतने सारे शब्दों की क्या जरूरत पड़ी? बहुत ही वैलिड सवाल है। हाँ? क्या इससे भाषा में जटिलता वापस नहीं आ गई? मतलब हम बात कर रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की। ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, तद्भव शब्दों ने भाषा को आसान तो बनाया, लेकिन जब आपको किसी जटिल भावना को व्यक्त करना हो या कविता लिखनी हो, तो आपको सटीकता यानी प्रिसिशन की जरूरत होती है। प्रिसिजन। इन मास्टर क्लास नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। मान लीजिए आपको प्यास लगी है तो आप कहेंगे मुझे जल चाहिए। हाँ, कोई ये तो नहीं कहेगा कि मुझे नीर चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई कवि किसी के रोने का दृश्य लिखता है तो वो लिखता है नयनों से नीर बह रहा है। ओ, अर्थ दोनों का पानी ही है। हाँ, अर्थ दोनों का H2O ही है, लेकिन जल में जीवन देने का भाव है और नीर में बहने का करुणा का भाव है। संदर्भ बदलते ही शब्द बदल जाता है। समझ गए। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पर्यायवाची रटना सबसे उबाऊ काम लगता है छात्रों को। वो तो है। लेकिन सर, इन नोट्स में एक क्लस्टर साइंस का जिक्र है जिसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। ये पर्यायवाची को रटने के बजाय एक फॉर्मूले में बदल देता है। हाँ, जल का क्लस्टर हिंदी व्याकरण के सबसे खूबसूरत तर्कों में से एक है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ पानी के 4-5 पर्यायवाची याद कर लें, जल, नीर, वारी, अम्बु, तोय, तो आप 3 अलग-अलग चीजों के पर्यायवाची खुद बना सकते हैं। ये वाला हिस्सा तो मुझे समझाना है श्रोताओं को। हाँ, बिल्कुल बताइए। मैंने इसे पढ़ा और ये सच में एक कोडिंग फ्रेमवर्क जैसा लगा मुझे। बेस वर्ड में प्रत्यय जोड़ो और नया शब्द पाओ। तो फॉर्मूला नंबर 1, अगर हम पानी के इन शब्दों के अंत में सिर्फ एक अक्षर ज लगा दे, संस्कृत में ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। बिल्कुल। तो जल बन जाता है जलज, नीर हो जाता है नीरज, वारी से वारिज। अब पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। राइट। तो सिर्फ ज जोड़ने से हमें कमल के सारे पर्यायवाची मिल गए। एकदम सही। और फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, अगर हम इन्हीं शब्दों के अंत में द जोड़ दें, द का अर्थ होता है देने वाला। अच्छा। तो जल से बना जलद, नीर से नीरद, अम्बु से अम्बुद। अब पानी कौन देता है? आसमान से पानी, बादल देता है। हाँ, तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर बादल के पर्यायवाची बन गया। और तीसरा वाला तो और भी गहरा है। वो कैसे? अगर पानी के पर्यायों में धी या निधि जोड़ दें, जिसका मतलब है धारण करने वाला, यानी जो इतने विशाल जल को अपने अंदर समेट ले, तो जल बन गया जलधि, नीर से नीर निधि, पय से पयोधि। अथाह जल को कौन धारण करता है? समुद्र। बहुत खूब। ये सच में गणित का फॉर्मूला है। नीर प्लस द बराबर बादल, नीर प्लस ज बराबर कमल, नीर प्लस धी बराबर समुद्र। इसके अलावा इन नोट्स में पौराणिक देवताओं का भी एक क्लस्टर दिया गया है। छात्र अक्सर यहाँ फंसते हैं क्योंकि वे सिर्फ नाम रटते हैं, उनके पीछे की कहानी नहीं। कहानियां तो हमेशा याद रहती हैं। जैसे इंद्र को देखिए, उन्हें सुरपति, देवेंद्र, शचीपति कहा जाता है। शचीपति क्योंकि उनकी पत्नी का नाम शची था। बिल्कुल। इसी तरह शिव के लिए चंद्रशेखर, जिनके शिखर यानी सिर पर चंद्र हो। नीलकंठ, जिन्होंने विष पीकर कंठ नीला कर लिया। विष्णु के लिए चक्रपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र हो। और अर्जुन के नाम धनंजय, पार्थ, कौंतेय और एक है गुडाकेश। ये मुझे बहुत अजीब लगा था जब तक मैंने इसका अर्थ नहीं पढ़ा। गुडाकेश बहुत दिलचस्प है। हाँ, गुड़ा का मतलब नींद और ईश मतलब स्वामी। जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो वो गुडाकेश। अगर आप ये कहानी जान ले तो परीक्षा में 4 विकल्पों में से सही को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही बात भाषा को इतना रोचक बनाती है। अब तक हमने देखा कि शब्द कैसे बने, उनके कितने रूप हैं, लेकिन अब आते हैं भाषा के उस हिस्से पर जो संतुलन बनाता है। संतुलन? हाँ, अगर दिन है तो रात होनी चाहिए। अच्छा, आप बात कर रहे हैं विपरीत भाव यानी विलोम और अनेकार्थी शब्दों की। नोट्स में अनेकार्थी शब्दों को समझाने के लिए एक प्रिज्म थ्योरी का जिक्र है। ये थ्योरी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, ये एनालॉजी समझने में बहुत मदद करती है। जैसे भौतिक विज्ञान में एक सफेद रोशनी जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। यहाँ वो सफेद रोशनी हमारा एक शब्द है और वो जो कांच का प्रिज्म है वो संदर्भ है यानी कॉन्टेक्स्ट। ओ, तो मतलब शब्द जब अलग अलग परिस्थितियों या संदर्भों से टकराता है तो उसके अर्थ के अलग अलग रंग निकलते हैं। सटीक, एकदम सही समझे आप। जैसे एक शब्द है अर्क। अर्क। हाँ, अब ये अर्क जब आसमान के संदर्भ में आएगा तो इसका अर्थ होगा सूर्य जी। जब धातुओं के संदर्भ में आएगा तो इसका अर्थ होगा तांबा जी। पूजा के संदर्भ में इंद्र या विष्णु
और वनस्पति के संदर्भ में ये एक पौधा है जिसे आक कहते हैं। क्या बात है। और अमृत शब्द भी ऐसा ही है। इसके अर्थ सुधा, जल, अन्न, यहाँ तक कि मुक्ति भी है। जी। ये तो हुई एक शब्द के कई अर्थों की बात। लेकिन जब बात विलोम यानी एंटोनिम्स की आती है तो परीक्षा में छात्र सबसे ज्यादा मात क्यों खाते हैं? मतलब अच्छा का बुरा तो सबको पता है, इसमें इतना क्या विज्ञान है भाई? विज्ञान ये है कि परीक्षक आपसे भावनात्मक विपरीत नहीं मांगता, वो आपसे भाषाई दर्पण मांगता है। भाषाई दर्पण, ये क्या होता है? नोट्स में एक डायग्नोस्टिक टेबल दी गई है जो उन संज्ञानात्मक जालों को उजागर करती है जहां छात्र फंसते हैं। जैसे ही कोई उदाहरण देके बताइए। मान लिए परीक्षा में शब्द आया उग्र यानी आक्रामक। अब एक आम छात्र सोचेगा कि उग्र का उल्टा तो शांत होना चाहिए और विकल्प में शांत दिया भी होगा। सच बताऊं तो मैं भी शांति टिक करती। और यहीं आप माइनस मार्किंग का शिकार हो जाती, अरे क्योंकि व्याकरणिक ढांचे में उग्र का सटीक दर्पण शांत नहीं बल्कि सौम्य है। कमाल है। मतलब हमें सिर्फ अर्थ का उल्टा नहीं बल्कि शब्द की प्रकृति का उल्टा ढूंढना है। बिल्कुल। एक और बहुत खतरनाक जोड़ा है जो बार बार पूछा जाता है, स्थावर और जंगम। ये तो दोनों ही शब्द मैंने पहली बार सुने हैं। स्थावर का अर्थ है वो संपत्ति या चीज जो एक जगह स्थिर रहे, जिसे हिलाया ना जा सके, जैसे जमीन या पहाड़। अब इसका विलोम क्या होगा? जो चल फिर सके। हाँ, और उसे हिंदी में कहते हैं जंगम। तो स्थावर का विलोम हुआ जंगम। बहुत बढ़िया। इसी तरह बारिश से जुड़े शब्द हैं अतिवृष्टि यानी बाढ़ आ जाना, बहुत ज्यादा बारिश होना। छात्र इसका विलोम अक्सर अल्पवृष्टि लिख देते हैं जिसका मतलब है कम बारिश। तो सही क्या है फिर? सही है अनावृष्टि, जिसका मतलब है बारिश का बिल्कुल ही ना होना यानी सूखा। और सृष्टि यानी निर्माण का विलोम होता है प्रलय यानी विनाश। ये डायग्नोस्टिक टेबल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके दिमाग को सिर्फ रटने से निकालकर शब्द की संरचना को देखने के लिए मजबूर करती है। ये सच में दिमाग के जाले साफ करने वाला है। हमने इस पूरे डीप डाइव में एक लंबा सफर तय किया है, नींव की ईंट से लेकर पूरी इमारत के तैयार होने तक। जी बिल्कुल। इन मास्टर क्लास नोट्स के अंत में एक परीक्षा हॉल सिमुलेशन है जो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही शानदार भाषा ज्ञान के त्रिकोण में समेट देता है। और वो त्रिकोण हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। वो कैसे? अगर आप इसे विजुलाइज करें तो इस त्रिकोण या पिरामिड के सबसे नीचे जो सबसे चौड़ा और मजबूत आधार है वो है शुद्ध वर्तनी। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ध्वनि कैसे काम करती है। बिल्कुल, बेस मजबूत होना चाहिए। उसके ऊपर बीच का हिस्सा है शब्द उत्पत्ति, जहां आप पहचानते हैं कि शब्द संस्कृत से आया है या आम बोलचाल से घिसकर बना है, यानी तत्सम और तद्भव। जी। और इस पिरामिड के सबसे ऊपर जो इसका शिखर है वह है अर्थ का विस्तार, जहां आप पर्यायवाची की सटीकता, अनेकार्थी का प्रिज्म और विलोम का संतुलन समझते हैं। और अगर ये त्रिकोण आपके दिमाग में स्पष्ट है तो परीक्षा हॉल में कोई सवाल आपको डरा नहीं सकता। एकदम सही। जैसे अगर सवाल आया पूजनीय का शुद्ध रूप, तो आपका बेस एक्टिवेट होगा और आप कहेंगे गलत, ये पूजनीय है। हाँ। सवाल आया इलायची का तत्सम, तो आप बीच वाले हिस्से से जवाब देंगे एला। और अगर सवाल आया मारुते नंदन किसका पर्यायवाची है, तो आपका शिखर एक्टिवेट होगा और आप पौराणिक क्लस्टर से जवाब देंगे हनुमान जी। बिल्कुल। तो अंत में हमारा टेकअवे यही है कि हिंदी व्याकरण से डरने या उसे रटने की जरूरत नहीं है। यह ध्वनि उत्पत्ति और मानव मनोविज्ञान का एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित विज्ञान है। आपको बस इसके पैटर्न को पहचानना है। क्या बात है। आज के इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक विचार पर थोड़ा गौर करें। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे सदियों पहले संस्कृत के भारी भरकम शब्द यानी तत्सम आम बोलचाल के कारण घिसकर सरल हो गए यानी तद्भव बन गए। अश्रु बन गया आंसू। लोगों ने अपनी सुविधा चुनी, मुख सुख का नियम। बिल्कुल। अब सोचिए, आज के समय में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर हम अपनी सुविधा के लिए कितनी नई स्लैंग्स और शॉर्टकट्स बना रहे हैं। अरे हाँ, ये तो है। जो चीज पहले गजब थी वो अब घिसकर गज्जब या कुछ और हो गई है। हम वाक्यों को छोटा कर रहे हैं। तो क्या यह संभव है कि आज हम इंटरनेट पर जो शॉर्टकट्स टाइप कर रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए, मान लीजिए 2050 या 2100 के व्याकरण में नए तद्भव शब्द बन जाएंगे? ये बहुत ही गहरा विचार है। क्या हम आज इसी वक्त अपने फोन की स्क्रीन पर अनजाने में ही सही भाषा के एक नए विकास चक्र को जन्म दे रहे हैं?
वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो ये साबित करता है कि भाषा कोई रुकी हुई झील नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। बिल्कुल, और हम सब इसके बहाव का हिस्सा है। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए